अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान एंड कंपनी को समझ ही नहीं आया कि आज उनके साथ क्या हुआ। जो उनके ख़िलाफ़ बात हुई है वो उसको अपने हक़ में साबित करने पर तुले हुए हैं। और एक और नई मुसीबत इमरान खान के सर पर टूटी है और वो है फ़ॉरेन फंडिंग केस। एक नया स्कैंडल इमरान खान का खुलने जा रहा है और वो है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म का ओहदा किस तरह दिया गया था और कौमी असम्बली से इस्तीफ़े जो आए वो मंजूर तो कर लिए डिप्टी स्पीकर ने, कायम मकाम स्पीकर ने, लेकिन क्या ये मंजूरी इसी तरह बरकरार रह सकती है? क्या क्या कानूनी सवाल हैं? इन सारे मामलात पर बात होगी। और आगाज़ करते हैं, मेरा ख़्याल है वो जो इमरान खान को बात समझ नहीं आई उससे आगाज़ करते हैं। और फिर वो जो बड़ी मुसीबत जो सर पर मंडला रही है, अभी इमरान खान के सर पर नहीं मंडला रही, ये बतौर पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के सर पर मंडला रही है। बड़ा भागने की कोशिश की इमरान खान साहब ने, भागने के माहिर, तारीखें लेने के माहिर, अदालतों में पेश ना होने के माहिर, और फिर अदालतों के ऊपर, इदारों के ऊपर सियासी असर रसूख, बल्कि हम सिंधी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दहमान, धौंस जिसको कहते हैं उर्दू में, धौंस जमाने के माहिर। तो वो इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर एक नई मुसीबत जो है, नई नहीं है, पुरानी मुसीबत है, लेकिन अब ज़ाहिर है कहते हैं मुसीबतें जब आती हैं तो बारात लेकर आती हैं, अकेले नहीं आती। हुकूमत चली गई, अब क्या इमरान खान साहब के हाथ से जा सकता है? मैंने पहले भी गुजारिश कई बार की हुई है कि इमरान खान साहब से सिर्फ हुकूमत नहीं जाएगी, बहुत कुछ उनसे जाएगा। अभी तो लोग सवाल उठा रहे हैं इमरान खान साहब के हाथ में अंगूठी भी नहीं है और तस्बीह भी नहीं है, ज़ाती मामला है उनका, लेकिन वो अंगूठी अक्सर उसकी नुमाइश किया करते थे, जान जान के अंगूठी दिखाया करते थे। वो एक पुराना एक लतीफ़ा मशहूर था, किसी बंदे ने सोने की मुंदरी बनवाई है अंगूठी, तो उसने कहा कि हर बंदा जो आने वाला उसको दिखा रहे थे हाथ यूँ करके जी किसी ना किसी तरीके से, तो किसी सियाने ने उसको मशवरा दिया कि यार कले कले बंदे नू की दिखा रहे हैं, कोई दावत आम कर, फिर हर बंदे नू दिखा। तो फिर वो ज़ाहिर पुराने ज़माने में गाँव में पिंडों में चारपाइयों पर लोग बैठा करते थे, तो अंगूठी पहनी हुई है और आने वाले मेहमानों कहते चार चार होके बैठे, चार चार होके बैठे ताकि अंगूठी नज़र आए। इमरान खान साहब जो हैं वो यही करते रहे, हर बात पे अंगूठी घुमाते थे, जब भी बात होती अंगूठी घुमाते, तस्बीह हाथ में होती। तस्बीह तो खैर हर मुसलमान के जो परहेजगार नमाजी होता है, वो इबादत गुजार, उसमें तो किसी पर शक नहीं किया जा सकता, उनके हाथ में होती है। लेकिन अंगूठी का माजरा इमरान खान साहब से कई बार सवाल पूछे गए थे, अब वो उनके हाथ में वो नज़र नहीं आ रही। इक़्तिदार गया तो पता नहीं, शायद उसी वजह से थी। बहरहाल, तो अब जो नई मुसीबत, पुरानी मुसीबत इमरान खान साहब के सर पर टूटने जा रही है, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। पहले जो बात समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब को, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर मैंने अपना पिछला व्लॉग तफसीली, बल्कि लंबा भी हो गया था व्लॉग, उसमें मैंने गुजारिशात की थी कि इमरान खान साहब क्या क्या कहते रहे, इदारों के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाते रहे, क्या धौंस जमाते रहे इदारों के ऊपर, और फिर इदारे ने यानी फ़ौज ने क्या इमरान खान साहब को जवाब दिया। और ख़ास तौर पर वो जो बैरूनी साजिश थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसी हमें कोई ऐसे शवायद नहीं मिले। उन्होंने कहा है जी DGISI अपना ISI ने उसकी तहकीकात की, DGISPR ने कहा कि 7 को जो ये अपना साइफ़र आया और 8 से तहकीकात शुरू हो गई थी, और उसके बाद जब इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें हमने बता दिया, उसमें जो हमारा मौक़िफ़ था वो प्रेस रिलीज़ में है। तो प्रेस रिलीज़ में एक मुदाखलत है कि जी मुदाखलत की गई है, उस पर एहतजाज किया जाएगा, डिमार्च किया जाएगा। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीख कर बतौर इदारा फ़ौज कह रही थी कि हम जमहूरियत के, हम आइन के ताबे हैं, हम हुकूमत के ताबे हैं। पहले आप फ़र्क देखिएगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत में कहा जाता था कि हम हुकूमत के साथ हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया, मैं कहता हूँ नहीं 2022 है, जैसे जैसे मामलात आगे जाएंगे इर्तिका, जमहूरियत इर्तिका होती है। जमहूरियत में हर इदारे ने आहिस्ता 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 अपनी अपनी हदूद में जाना होता है। इनकलाब नहीं होती जमहूरियत कि आप किसी को ज़ेर करके और उसको मनवा दें कि नहीं जी तुम्हारी हदूदों कहीं दे, ये नहीं हो सकता। जमहूरियत इर्तिका का अमल है। और मैं अक्सर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का एक जुमला कोट करता रहता हूँ, जब हम उनसे पूछते थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, कि जी असल बालादस्त तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को हम कहते हैं मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा होता है कि जैसे तगड़ा इदारा फ़ौज का है, तो आप कब फ़ौज को फ़ौज कब कमज़ोर होगी, कैसे होगी? तो वो कहते हैं जी कमज़ोर हमने करनी नहीं फ़ौज, सियासी कमज़ोरी की बात करो, दिफाई कमज़ोरी की नहीं, कि दिफाई तौर पर नहीं, सियासी हवाले से कि जी वो जो कहते हैं आप कर लेते हैं। तो वो कहते हैं हमने फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना, हमने अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करना है।
जब पार्लियामेंट को हम स्ट्रांग करेंगे, पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे, बाकी इदारे अपनी अपनी जगह कम उसी तरह मजबूत होंगे। वो मुदाखलत नहीं करेंगे पार्लियामेंट के मामलात में। जब पार्लियामेंट का अमल चलता रहेगा 2008, 13, 18 और अब पता नहीं कब तक ये असेंबली चलती है, अगर 23 तक जाती है, ये अमल चलता रहेगा तो खुद ब खुद नतायज आना शुरू हो जाएंगे। कल जिस इदारे के सरबराह कहा करते थे कि हम हुकूमत के साथ हैं, हम कहा करते थे कि साथ होना कुछ नहीं होता, हम जमहूरियत की हिमायत करते हैं। हम कहते हैं जमहूरियत की हिमायत करना कुछ नहीं होता, हिमायत करना ना करना ऑप्शंस नहीं हैं। जैसे कि आज DGISPR ने कहा कि भाई हमारे पास चॉइस नहीं है, हम हुकूमत के मातहत हैं, जो भी हुकूमत आएगी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर हम चलेंगे। हाँ, बाकी इनपुट देना हर इदारे की इनपुट होती है। यहाँ पर हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है कि जी यहाँ से हमने नहर निकालनी है, तो महकमा अनहार जो है वो कहेगा कि जी यहाँ से हम नहर नहीं निकाल सकते। वो फिर अपनी इनपुट देता है कि इसको कहाँ से कैसे लेकर जाना है। बिल्कुल इसी तरह हर इदारे की अपनी इनपुट होती है। हर इदारा होता है इसलिए है कि अपना अपना काम करे और हुकूमत के साथ मुआवनत करे अपने मामलात में। तो अब फ़र्क वाज़ेह नज़र आ रहा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जी हम हुकूमत के मातहत हैं और हम चाहते हैं कि और जमहूरियत के बग़ैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, जमहूरियत ही पाकिस्तान की बका है और सब इदारे जमहूरियत का दिफा करेंगे। फिर उन्होंने फ़ौज का जिक्र किया, आर्मी का, अपना अदलिया का जिक्र किया, और पार्लियामेंट तो है ही जमहूरियत, ज़ाहिर है। जब और पार्लियामेंट को जमहूरी अंदाज से चलाने एक और बात है। बहरहाल तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल आए। अब इसमें अपोजिशन का आज की हुकूमत का रद्द अमल जो था वो डेफिनेटली पॉजिटिव होना था, या हर डेमोक्रेट का रद्द अमल पॉजिटिव होना था, क्योंकि बात वही थी ना। इस बात में कोई ऐसी थी नहीं कि जिससे कीड़े निकाले जाएँ। वो कह रहे हैं, बार बार चीख चीख कर कह रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा कि NRO, उन्होंने कहा जी फ़ौज कौन होती है NRO देने वाली। उनसे कहा गया इलेक्शन कब होने, उन्होंने कहा जी हम कौन होते हैं इलेक्शन करवाने वाले, सियासतदान जाने, उनका काम जाने। यही चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रद्द-ए-अमल आया, वो जिनका बयानिया यूँ झूठा करार दे के फेंक दिया गया बाहर, वो उस पर अजीबोगरीब किस्म के भंगड़े डाल रहे हैं। वो कह रहे नहीं 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 जी हमारा बयानिया जो है वो उसको वो प्रिवेल कर रहा है, वो कल की हुकूमत और आज की अपोजिशन। बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पाक फ़ौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका थी। ना सिर्फ इदारे बल्कि हर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती का साथ दे। पार्लियामेंट, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की मुतनाज़ा किरदार से दस्तूरी किरदार में मुंतकली आसान नहीं होगी। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत और मज़ीद जमहूरियत है। अगर हम जमहूरी रास्ते पर गामजन रहे तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रोक सकती। आगे चलकर वो कहते हैं कि वक्त आ गया है कि अच्छा, आगे ये बिलावल का यहाँ ख़त्म हो जाता है, आगे मरीम नवाज़ है, मैंने एक ही उस सफ़े पे रखे हुए हैं, तो आगे मरीम नवाज़ का फिर रद्द-ए-अमल आ जाता है, वो भी उसको मुस्बत लेती हैं। और उन्होंने कहा कि वक्त, इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए कहती हैं कि वक्त आ गया है कि तुम्हारे एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। कुर्सी की खातिर कौमी सलामती से खेलने की काबिल मजम्मत कोशिशों का मुहासबा किया जाए। हौसला रखो, अब सामना करना, हमेशा की तरह भाग ना जाना, क्योंकि ये कौम तुम्हें अब भागने नहीं देगी। मरीम नवाज़ मज़ीद कहती हैं कि आज तुम्हारे झूठ तार तार हो गए। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए तुमने ख़तरनाक खेल खेला। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसे संजीदा फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया। एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा उन अड्डों के लिए लगाया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। NRO के लिए इस्टेब्लिशमेंट के तरले किए, झूठ बोला कि उन्होंने ऑप्शंस दिए थे। ये तो है आज की हुकूमत का। जो कल की अपोजिशन है तो बार बार उनको अपोजिशन ही आ जाता है। जो ज़रा इसमें भी हमें थोड़ा सा यूज़ टू होना पड़ेगा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून को हुकूमत कहने में, क्योंकि कल तक अपोजिशन थे और आज की अपोजिशन को हुकूमत कहने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब मैं आता हूँ आज की अपोजिशन और कल की हुकूमत, जिनके बयानिए को, जिसमें DGISPR ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हमसे अड्डे मांगे ही नहीं गए थे, तो कहना कहाँ था। उन्होंने कहा कि जी तो जो प्रेस रिलीज़ है, एलामिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें साजिश का लफ्ज़ है, अगर नहीं है तो साजिश का जिक्र ही नहीं है, यानी साजिश का मामला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ज़ेर बहस आया ही नहीं। और तीसरा मामला, वो जो ऑप्शंस इमरान खान साहब
कह रहे थे कि जी मेरे पास आए थे अपोजिशन की पैगाम लेके कि जी हमें बस यहाँ से निकालो। वो कह रहे हैं कि नहीं, अपोजिशन ने नहीं कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था कि जी हमें निकालो। तो 3 ऑप्शन डिस्कस हुए थे, अपोजिशन ने वो ठुकरा दिया था कि जी नहीं, हमें इमरान खान को किसी किस्म का, वो जो बिलावल भुट्टो कहते हैं ना कि किसी किस्म का महफूज रास्ता नहीं देंगे, बाइज़्ज़त रास्ता है इस्तीफे का, वो अडॉप्ट कर लो। इमरान खान ने नहीं अडॉप्ट किया था, आज़ाद कश्मीर के पीएम ने कर लिया। उस पर मैं आता हूँ। तो इस मामले को लेकर अपोजिशन जो है यानी पीटीआई, वो ये कह रही है कि जी हमारा जो हमने जो कहा था वो तो साबित हो गया कि मुदाखलत हो गई है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरासले की एक बार फिर तस्दीक के बाद वाहिद रास्ता जुडिशल कमीशन का क़याम है। पहले भी कह चुका हूँ, इन हालात में शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म होना सिक्योरिटी रिस्क है। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जी उनकी बात की हुई है तस्दीक। वो कहते हैं, आगे चलकर कहते हैं कि मेरी नज़र में DGISPR का बयान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेस रिलीज़ की तौसी है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। लफ्ज़ साजिश का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अहम है कि जुडिशल कमीशन बने और इस मुदाखलत की तहकीकात करे। ये कौन मुदाखलत कर रहा था और कहाँ से मुदाखलत हो रही थी, इस मुदाखलत के किरदार कौन थे, कौन कहाँ मुलाकातों में शामिल हुआ, मुदाखलत की नोयत क्या थी, क्या शहबाज शरीफ बैरून मुदाखलत के नतीजे में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाए गए लोकल हैंडलर्स कौन थे। ये तमाम सवालात एक ताकतवर जुडिशल कमीशन के सामने आने चाहिए जो दूध का दूध पानी का पानी करे। ये फवाद चौधरी साहब का ये ठीक है, ये कि जी कमीशन बनना चाहिए। हुकूमत ने ऑफ़र कर दिया कमीशन बनाए, हाँ जुडिशल कमीशन बनानी, जुडिशल कमीशन बना दें, हुकूमत को बनाना चाहिए। दूसरा हमाद अजहर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अपोजिशन जो है वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो जश्न मना रही है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जबकि उन्होंने इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको उन्होंने तस्दीक की है मुदाखलत की। अब मसला यहाँ पर यह आ रहा है कि ये लोग हुक्मरान रहे हैं पाकिस्तान के, इनको मुदाखलत और साजिश में फ़र्क नहीं पता चल रहा। मुदाखलत अगर वो उसमें कहा भी गया मुदाखलत, क्योंकि हुकूमत ने एक बयानिया रखा था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, तो उस पर एक एलामिया बना था, तो उसमें मुदाखलत वाली बात ठीक है। अगर मुदाखलत हुई है उसकी तहकीकात, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते ही उन्होंने अपना एक जॉइंट JIT बनाने का ऐलान किया था, JIT से नहीं सरती, ठीक है, अपना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो सवाल ये है कि क्या जुडिशल कमीशन में इमरान खान साहब आएंगे? मुशर्रफ साहब तो अपने दौर के किए हुए कारनामों और ख़ास तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का जो मामला था उसमें किसी तहकीकात में वो शामिल नहीं हुए थे। तो इमरान खान साहब जो हैं, आइन कहा जा रहा है आइन टूटा था, तो ज़ाहिर ये तहकीकात में फिर सारा कुछ आएगा। तो क्या इमरान खान साहब खुद इसमें पेश होंगे जुडिशल कमीशन अगर बनता है तो इमरान खान साहब बहरहाल दौड़ लगाने के माहिर हैं। तो वो ये समझ रहे हैं PTI वाले कि हमारा जो बयानिया था उसको वो अपोल्ड हुआ है, उसको तस्लीम किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि एक एक चीज़ हर क्या होता है उसके साथ क्लियरिटी के साथ, वजाहत के साथ DGISPR ने कही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गज़े खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो शायद इस तरह ही कुछ कर रहे हैं। अब मैं आगे आता हूँ, जो नई मुसीबत इमरान खान साहब के सर पर आने जा रही है और वो है इमरान खान साहब के सर पर फॉरेन फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन में कभी अकाउंट्स नहीं देने, कभी कुछ तवील कई सालों से चल रहा है मामला, तो उसमें इलेक्शन कमीशन को ये घास नहीं डाल रहे थे। तो अकबर एस बाबर साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि 30 दिनों के अंदर समाअत हो जाए इसकी। अब किस्सा क्या है? इल्ज़ाम ये है कि गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग हुई है। पाकिस्तान के जो कानून है जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर होती हैं, उसके तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती। इमरान खान साहब तो धड़ल्ले के साथ कहते हैं कि जब फॉरेन फंडिंग की है हमने, गैर कानूनी नहीं है, बाहर से मंगाई है, बल्कि वो कराची के जलसे के लिए ओवरसीज़ को अली हैदर जैदी साहब ने कर दिया ट्वीट के, जी ओवरसीज़ अकाउंट भी दे दिया कि इस अकाउंट में ओवरसीज़ चंदा दे। बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी अगर वो सिर्फ पाकिस्तानी है और अगर ड्यूल नेशनल है तो फिर सवाल तो उठेगा कि भाई ड्यूल नेशनल जो है वो पाकिस्तान के सियासत, बहरहाल उसमें मैं लंबी बहस में नहीं जा रहा। तो फॉरेन फंडिंग का मामला जो था, उस मामले पर गैर कानूनी फंडिंग पर समाअत चल रही थी, काफ़ी अरसे से तहकीकात चल रही थी, स्क्रूटनीज हुई, ये हुआ वो हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी रूलिंग देनी है, फाइंडिंग देनी है कि जी हुआ क्या है, क्या वाकई गैर कानूनी फंडिंग हुई है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन बजाते खुद
फैसला दे के किसी अगर साबित हो जाती है तो मेरा ख्याल है बज़ात खुद पीटीआई को कलअदम नहीं करेगी। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज से अपने से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जी ये 30 दिन से पहले हम इसको निपटा देंगे, क्योंकि हम पहले ही कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन उससे पहले ही हम अब तकरीबन फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो रहे हैं, कुछ एक आध फरीक के रहते हैं, वो दलाइल हो जाएंगे, तो हम 30 दिन से पहले इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज कह रहे हैं कि हम इस मामले पर फैसला दे देंगे। फैसला इलेक्शन कमीशन के जो वो क्या आएगा, ये कि क्या हो सकता है। ज़ाहिर है अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो जाती है तो बतौर जमात पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है। तो क्या पाबंदी इलेक्शन कमीशन खुद लगाएगा? तो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि लीगली इलेक्शन कमीशन खुद नहीं लगाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मामला भेजेगा हुकूमत वक्त को। हुकूमत वक्त है शहबाज शरीफ साहब की, जिसके लिए कल DGISPR ने कह दिया कि जी हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हुकूमत देखेगी, उनको हम क्यों देखें। मैंने उस पर कहा था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो मैंने उस पर कहा था कि जी इलेक्शन अपना DGISPR ने, फ़ौज ने शहबाज शरीफ के हाथ खोल दिए कि जी ठीक है फिर तुम तो यही हो सकता है ना। तो इलेक्शन कमीशन ने फाइंडिंग्स देनी है। हाँ, ये प्रूव हुआ है हमारी तहकीकात में, हमारी जो हमने समाअतें की हैं, जो स्क्रूटनीज़ की हैं, उसमें साबित हुआ है कि पीटीआई ने गैर कानूनी फंडिंग दी है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ली है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये फाइंडिंग्स आ जाती है, तो उसके बाद जो फैसला आएगा हुकूमत को रेफ़र करेंगे कि जी हुकूमत अब इसको कलअदम करार देने के लिए जो कार्रवाई है वो करे। फिर हुकूमत जो है वक्त वो अपना मज़ीद उसमें तहकीकात करेगी मुख्तसरन, या जो भी होता है वो करने के बाद फिर जो एक जमात को कलअदम करने का प्रोसीजर होता है, जो पिछले दिनों आपने देखा होगा TLP के लिए अपना पीटीआई की हुकूमत ने की थी, तो उसके लिए फिर वो बाज़ाब्ता एक प्रोसीजर होता है, फिर अदालत को लिखा जाता है, तो वो फिर हुकूमत करेगी, और हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की। तो इलेक्शन कमीशन को मुसलसल रोके रखना, इंगेज किए रखना, ये पीटीआई को बढ़ गया गले। अगर ये अपने दौर में फ़ैसला करवा लेते इलेक्शन कमीशन से, फिर अपने पास ले आते, फिर ख़ुद ही कुछ करके और अपना फाइनेंस करके ख़ुद ही कहते थे कि नहीं जी ये उसमें उस पर पूरा नहीं उतरता, इस तरह का कुछ कर सकते थे क्योंकि वफाकी हुकूमत उनके पास थी। तो बहरहाल अब ये है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से तो गए, अब पार्टी के ऊपर तलवार है। वज़ीर आज़म नहीं रहे, लेकिन पीटीआई बतौर पार्टी उनके ऊपर तलवार है। दूसरा मामला वो आज़ाद कश्मीर वाले मामले पर मैं आ रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर का जो बहुत बड़ा स्कैंडल है, कौमी असम्बली के इस्तीफ़े 123 अरकान के मंजूर कर लिए कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी साहब ने। अब उसमें जो सबसे बड़ा कानूनी नुक्ता है, कानूनी मुशगाफियाँ अब होंगी ना इसमें, अब लोग सवाल उठाएंगे, और जिन्होंने रिज़ाइन किए 123 अरकान हैं, उनमें से अगर चंद आ गए कि जी हमने रिज़ाइन नहीं किया और वो सामने आ गए, और फिर मामला गया अगर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कह दिया, तो इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई नहीं करेगा। अभी तो उनके इस्तीफ़े मंजूर होकर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज कह रहे हैं कि हम बज़ाते खुद किसी को मशकूक अगर स्पीकर ने कर दिए हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई एतराज़ करता है कोई मेंबर कि जी हमारे इस्तीफ़े नहीं, हमने नहीं दिया इस्तीफ़ा, तो वहाँ पर आकर सवाल उठेंगे। लेकिन जो असल सवाल है कानूनी, वो ये है कि इस्तीफ़े ज़्यादातर हैंड रिटन नहीं है, हाथ से लिखे हुए नहीं है। एक प्रोफार्मा था तहरीर किया हुआ, जिसमें सिर्फ नाम और हल्के का नंबर और दस्तखत अरकान के वो डाले गए। बाकी एक स्टीरियोटाइप प्रोफार्मा था, सबका एक ही तरह का उन्होंने बनाकर उस पर किया, उस पर रिज़ाइन सबके करके और दे दिए कायम मकाम स्पीकर को, और उन्होंने मंजूर कर दिए। तो क्या जो एक लाजमी चीज़ है कि इस्तीफ़ा जो है वो रुकन का वो तहरीरी होना चाहिए और अपने हाथ से लिखा होना चाहिए, तो उसके बगैर क्या, और फिर फ़र्दन सबको बुलाकर तस्दीक करना ज़रूरी थी। क्योंकि कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ ऐलान किया था कि हम इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, और फिर इशारा किया था सब खड़े हो जाए। अब कितने अरकान वहाँ मौजूद थे ऐवान में, कितने नहीं थे, कुछ नहीं पता। अगर कोई रुकन ये कहे कि जी मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, और फिर इलेक्शन कमीशन उसका इस्तीफ़ा, उसका जो नोटिफिकेशन है वो रोक सकता है, क्योंकि स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने ड्यू प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट किया। ये इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज कह रहे हैं और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं। आखिरी चीज़ है, आज़ाद कश्मीर के सरदार अपना अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे दोस्त इस्लामाबाद वाले, वो नहीं, अब्दुल कयूम न्याजी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, अपनी पार्टी के अंदर से तहरीक अदम एतमाद उठी थी, और सरदार इलियास तनवीर ने तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, इमरान खान की मंजूरी से लेकर आए। उन्होंने साजिश करार दिया था अब्दुल कयूम न्याजी ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, बाइज़्ज़त तरीका अख्तियार किया। सहन में रखिएगा, बाइज़्ज़त तरीका।
उन्होंने कोई सेफ पैसेज नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, उन्होंने अपने इमरान खान जो अपनी पार्टी के कायद हैं उनके सामने उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा आपकी अमानत है लेकिन मेरा कसूर तो बताएं। फिर उन्होंने बताया कि जी जो है अली अमन गंडापुर, उन्होंने 30 करोड़ रुपए लिए हैं मुझे हटाने के लिए। अब ये इल्ज़ाम आज का नहीं है, जब तनवीर इलियास जो हैं वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बने थे इंतखाबात के दौरान, तब भी इल्ज़ाम आया था कि उन्होंने पैसे दिए। और अब हुआ ये है कि अगर तनवीर इलियास को इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना बनाते अब, तो फिर मुमकिन है कि तनवीर इलियास सलीम खान की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और फिर बताते हैं कि उन्होंने किस को क्या क्या दिया है, और फिर उसमें ज़ाहिर है इमरान खान साहब का नाम भी आता। तो इसलिए इमरान खान साहब अब खुद चले गए और आज़ाद कश्मीर में अपने हाथ के बनाए हुए वज़ीर आज़म, जिनको सिर्फ न्याजी उनके नाम से आगे लगा हुआ था, तो इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आज़म लगा दिया। उनको हटा गए इसी खौफ से कि कहीं ये स्कैंडल फूटे ना, भांडा ना फूटे। वो जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें भी वो जो अमेरिका में वो गिरफ़्तार हुए, अपना क्या फ्रॉड करके निकले थे, गिरफ़्तार हुए बरतानिया में आरिफ नकवी साहब, वो वहाँ पर अंदर हैं। तो वो अलग से फॉरेन फंडिंग केस में, और जो इमरान खान साहब के ऊपर आसिफ जरदारी साहब के बकौल अरबों रुपए का स्कैंडल है, वो अलग से वहाँ खुलना है। लेकिन आज़ाद कश्मीर वाला स्कैंडल अगर तनवीर इलियास जो है उनको वज़ीर आज़म ना बनाते इमरान खान साहब, यानी वो तहरीक-ए-एतमाद की मंजूरी ना देते, तो फिर वो बोल पड़ते। अब देखते हैं कि क़य्यूम न्याज़ी साहब कब बोलते हैं, बोलेंगे तो वो भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।